और लखनऊ से खबर मिल रही है, मायावती ने की बैठक। आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी उतारेगी प्रत्याशी। रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी नहीं उतारेगी प्रत्याशी और आजमगढ़ सीट को अखिलेश यादव ने छोड़ा है, रामपुर सीट को आजम खान ने छोड़ा है। वहीं हिम्मत कतई हारने की नहीं है, मायावती ने कहा है। तो रामपुर सीट पर उपचुनाव होना है। मायावती ने ये बैठक की और बैठक के दौरान ही आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि उपचुनाव में बीएसपी नहीं उतारेगी रामपुर सीट से किसी भी प्रत्याशी को और आजमगढ़ सीट जो है वो खाली हुई है, अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी है। संत कबीर नगर की मगहर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया है। 5 जून को मगहर के संत कबीर नगर निर्वाण स्थली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम है, जहां नवनिर्मित संत कबीर अकादमी का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करेंगे। आज सीएम योगी मगहर पहुंचे और वहां चल रहे कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की देख रही हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ मगहर पहुंचे हुए थे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि 5 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मगहर के दौरे पर रहेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, 5 जून से पहले इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ मगहर। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि जिस तरह कार्यकर्ताओं की मेहनत यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई है, उसी तरह अभी से 2024 की तैयारी में कार्यकर्ता जुट जाए। सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है। सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा। आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी किया। चौधरी साहब के गांवों के विकास और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो या फिर प्रदेश में या देश में एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को मिले और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, यह कार्य पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज जिस रास्ते में बीजेपी ले जाना चाहती है उससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। और जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ले जा रही है, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा।
ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया और उस संघर्ष में उनको वापस कराने में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की और जान चली गई। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों ने देखा कि किस तरीके से थार किसानों पे चढ़ा दी गई। अभी भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए आज के दिन जब हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं तब ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगी। उन्नाव जिला कारागार पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में जाने का अभी कोई फैसला नहीं है। इस दौरान उन्होंने सीएम की किए तारीफ पर कहा है कि नेता सदन अगर बड़ाई कर रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। लगातार नेता सदन आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, अब तारीफ में कुछ अच्छाइयाँ होंगी तभी तो कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करने का भी कोई इरादा नहीं है? एसपी नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी, देर रात गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खां को सीने में दर्द की शिकायत है और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। आजम की तबीयत अब सामान्य बताई जा रही है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत बिगड़ने के बाद रात 3 बजे सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। अभी आजम खां का यहाँ पे इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रात तबीयत खराब होने की वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने यहाँ पे एडमिट कराया और यहाँ पे अभी इलाज चल रहा है। और जेल से आने के बाद कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं आजम खां। यहाँ पे सारा चेकअप भी हुआ है अस्पताल में। अस्पताल की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि अभी आजम खां का इलाज चल रहा है और तो अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर जो बता रहे हैं स्थिति सामान्य है और आजम खां का इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन नागेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। देवबंद से खबर मिल रही है। उलेमा ए हिंद सम्मेलन से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास हो गया है। इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान, देश में माहौल खराब करने की साजिश। देश को इन विवादों से फायदा नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अवहेलना। तो ये बड़ी खबर है। उलेमा हिंद सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर जो प्रस्ताव है उसे पास कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी है कि इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान हो रहा है, ये बात कही गई है। देश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अवहेलना की गई। तो देश में इन विवादों से कोई फायदा नहीं है और देश में माहौल खराब करने की बात की जा रही है। तो उलेमा हिंद से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विवादित बयान सामने आते हैं, उसे कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। ज्ञानवापियों और मथुरा ईदगाह को लेकर उलेमा हिंद के सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ है। आपको दिखाते हैं ये। तो बता दें आपको कि उलेमा हिंद की जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें यह भी कहा जा रहा है बार बार कि देश में माहौल खराब करने की बात की जा रही है। उसके बारे में ये तय हुआ कि ये मुद्दा जो है अभी कोर्ट में है, ये सब्सिडाइज है, हम इससे बचें। दोनों बातें जो हैं, एक एक्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट का इसके सिलसिले में जो फर्स्ट फैसला है, सब जानते हैं उसके बारे में और उसका अभी रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाद में उसकी क्या व्याख्याएं होती हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, दैट विल कम आउट। लेकिन यह है कि अभी एक लॉ है, उस लॉ के हिसाब से उसका रिस्पेक्ट न किया जाए, ये बड़ी गलत बात है। देश के सामने हमने ये रखा है, भाई ये लॉ है। अब इस लॉ को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, हमारी सरकार ने तो उसका जवाब भी नहीं दिया पिछले 14 महीने से। तो लेट देम रिप्लाई, उससे पहले ही ये चीजें डिसाइड हो। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हो गए बिल्कुल। तो जो असल मुद्दे हैं उनको सामने आने दीजिए और जो एक सिविलाइज्ड कल्चर्ड लोगों का जो तरीका है उसको अपनाइए। ये आपस में पत्थरबाजी जो है ये दुरुस्त नहीं है।
और देवबंद से खबर मिल रही है, उलेमा-ए हिंद सम्मेलन का दूसरा दिन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास। सम्मेलन के प्रस्ताव में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं किया जा सकता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ये प्रस्ताव है और कहा यह जा रहा है प्रस्ताव में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं किया जा सकता है। दो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकसा सिविल कोड नाफिज करती है और करने की कोशिश करेगी तो मुसलमानों हिंद और दीगर तबकात इस अजीम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए दस्तूरी और आईनी हुदूद में रहते हुए हर तरह के इक़दाम पर मजबूर होंगे। इस मौके पर जमीयतुल उलमाए हिंद मुसलमानों हिंद को इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करना जरूरी समझती है कि शरीयत में मुदाखलत की राह उसी वक्त हमवार होती है जब मुसलमान बज़ाते खुद शरीयत पर अमल करने में मुस्तइद न हो। अगर मुसलमान अपनी शरीयत के तमाम अहकाम को अमली जिंदगी में नाफिज करने के लिए मुस्तइद रहेंगे तो कोई कानून उनको इससे रोकने की ताकत नहीं रखता। इसलिए तमाम मुसलमान शरीयत इस्लामिया पर पूरी तरह साबित कदम रहें और मायूसी और मरऊबियत के शिकार न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है भी। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहसों तमीज के बाद बनाई गई है, चाहे बयान वापी वाली तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर में। तो इस तजवीज से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।